हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और अलॉय फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड रहेगी। दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाली हुई है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल यानी जो लैटिस साइट के अंदर जाके एम्बेडेड हो जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहेंगे। ये ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं एक लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को फॉर्म करती हैं। यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को बहुत ही इजीली और लार्ज अमाउंट के अंदर फॉर्म करते हैं। ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल्स के पास में कि ये इतना इजीली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को बना सकते हैं? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या हैं। जब भी कभी लार्ज साइज के एटम्स के बीच में, मेटेलिक एटम्स के बीच में स्मॉल एटम्स जाके एम्बेडेड हो जाएं, उनके जो ऑक्यूपाइड एम्प्टी स्पेस होता है, जो वैकेंट स्पेस उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, या फिर उनके अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं उसके अंदर अगर स्मॉल साइज के एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन, इस टाइप के एलिमेंट्स जाके अगर उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के नाम से जानेंगे। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास जो मेटल्स होती हैं उनके, देखिए, जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगी, और अगर कोई चीज़ सॉलिडिफाइड है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये स्फेयर्स की फॉर्म के अंदर रहेंगी। सॉलिड स्फेयर की फॉर्म में इनके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज रहते हैं। जब इनको इस तरीके से अरेंज कंस्ट्रक्शंस के अंदर देखा जाता है तो देखिए, यहाँ तो एटम्स प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन इनके बीच में ये जो स्पेस बच गया इसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल साइट। और ये हर एक लाइन के अंदर बचा हुआ है। देखिए, जब एटम अटैच हो रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं छोड़ा जाता, खुद ब खुद जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है उनके बीच में ये इंटरस्टिशियल जो स्पेस है ये बच जाता है, जिसे हम इंटरस्टिशियल साइट के नाम से जानते हैं। इन्हीं साइट्स के अंदर आके स्मॉल साइज के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? एम्बेडेड हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस तरीके से। तो जब ये इन साइट्स के अंदर स्मॉल साइज के एटम्स, हाइड्रोजन का, बोरोन का, कार्बन या फिर नाइट्रोजन का, जब आके एम्बेडेड होते हैं तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। प्योर जो मेटेलिक एलिमेंट्स या प्योर जो मेटेलिक एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, तब ये मेटेलिक फॉर्म के अंदर तो प्रेजेंट था, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ लेस, कंपैरेटिवली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के कंपैरिजन में लेस थी। अब जैसे ही ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। इम्प्रूवमेंट क्या क्या होती है? ये हार्ड हो जाती है, ठीक है, हार्डनेस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट रेजअप हो जाता है, वो भी काफ़ी हाई हो जाता है। कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। यानी अगर प्योर मेटल थी वो तो गुड कंडक्टर थी, जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हुई तब भी इसकी कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे पहले कंडक्टिविटी शो कर रही थी वैसे ही बाद में कंडक्टिविटी को शो करती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। और केमिकली इनर्टनेस इनके अंदर प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से जो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। इनको किसी तरीके का कोई भी हार्म नहीं पहुंचता, कोरोजन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे स्टील है, टाइटेनियम कार्बाइड है, TiH2, Fe3C एक्सेट्रा, और भी इस तरीके के एग्जाम्पल प्रेजेंट है। तो इसमें देखिए, स्टील जो होता है ये आयरन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है, और ये स्टील के अंदर ही एक टाइप होती है जिसमें ये प्रेजेंट रहता है, Fe3C। तो स्टील में क्या होता है, जो कार्बन होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। प्योर हमारे पास जो मेटेलिक एटम रहते हैं, यानी ये वाले जो एटम रहते हैं ये किसके रहते हैं? आयरन के। और ये वाली जो साइट होती है इंटरस्टिशियल, ये कार्बन ऑक्यूपाई कर लेता है, जिस वजह से इन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और क्या बन जाता है? ये स्टील। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ओके, तो ये था कंप्लीट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय किस तरीके से फॉर्म की जाएंगे? देखिए, जो अलॉय फॉर्मेशन है ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अलॉयज जो होती हैं, देखिए आपने सुना होगा ना कि होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये भी क्या होता है, जो अलॉयज होते हैं ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, लेकिन किस तरीके के? ये होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं मेटल्स के।
किसके होते हैं, सिर्फ मेटल्स के ही होमोजीनियस सॉल्यूशन होंगे। और ये कैसा होमोजीनियस सॉल्यूशन है, सॉलिड वर्सेस सॉलिड, यानी दोनों ही चीज़ें इसके अंदर सॉलिड होती हैं। होमोजीनियस का क्या मतलब है, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन प्रेजेंट रहेगी। आप देख के नहीं बता सकते कहाँ पर कौन सी मेटल एटम प्रेजेंट है। एक बार दो या दो से ज़्यादा मेटल अगर अलॉय फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी तो आप उसमें से डिफरेंट मेटल एटम्स को अलग अलग देख के नहीं बता सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्प्रूव्ड रहती हैं, जिस वजह से हम मेटल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, अलॉयज़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अलॉय सारी मेटल्स को अलॉय के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही इसकी ज़रूरत होती है। कुछ एक मेटल्स की प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए, उनसे कुछ यूनिक चीज़ें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें अलॉय फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए एक और अच्छी चीज़ है कि जो एटॉमिक रेडियाई है, जिन भी एटम्स का हमें होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, जिन भी मेटल्स का, उन मेटल एटम की एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनके बीच में, नॉट मोर देन 15%, यानी 15% से ज़्यादा अगर उनकी एटॉमिक रेडियाई के अंदर डिफरेंस है तो अलॉय फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करेगी। वहाँ पर फिर हम किसकी साइड मूव करेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की साइड। तो अलॉय फॉर्मेशन के अंदर साइड जो है ये लगभग कंपेरेबल होना चाहिए। इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए, अलॉय फॉर्मेशन में ब्रास और ब्रोंज, दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ब्रास और ब्रोंज। ब्रास किस किस का अलॉय होता है, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, और ब्रोंज जो है किस किस से मिलके बना होता है, कॉपर और टीन से मिलके बना होता है। तो ये दोनों ही जो अलॉय है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वाइड लेवल के ऊपर यूज़ भी किए जाते हैं। इनके अंदर अलॉय में कन्वर्ट करवाने के पीछे इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव होती हैं, ये हार्डर हो जाते हैं पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा, इनका मेल्टिंग पॉइंट रेज अप हो जाता है यानी हायर हो जाता है, और ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, इनके ऊपर जंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ना ही जंग लगने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर इसके देखिए जो डायग्राम है वो मैंने बना रखा है अलॉय फॉर्मेशन के लिए। ये हमने मान लो कोई एटम अगर एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, एक ही टाइप के मेटल एटम का, तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है ना, कोई भी अलॉय फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कुछ एक जो एटम्स होते हैं वो दूसरी मेटल के प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ये मान लो कोई दूसरी एटम के थे, तो ये इसके अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो कि इम्प्योरिटी का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा क्रिस्टल तो हमारा यूनिक था और उसके अंदर क्या हुआ, कुछ एक जो एटम्स हैं वो दूसरे टाइप के आ गए। लेकिन जब इस तरीके की कन्फर्मेशन फॉर्म होती है, जब हम जानबूझ के इस तरीके की कन्फर्मेशंस को फॉर्म करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं, अलॉय फॉर्मेशन टेक प्लेस करवाने के लिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब अलॉय के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, जो ये होलो स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं ये एक टाइप के मेटल के हैं, और जो ये आपको फिल्डेड स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं ये दूसरे टाइप के मेटल के हैं, और दोनों का होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन बना दिया है हमने। दोनों जो एटम हैं वो कैसे हैं, मेटालिक नेचर के हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिनोट कर देती हूँ, ये मान लो मेटल M से बना हुआ है और ये किससे बने हुए हैं, M' से। ठीक है, यानी दो डिफरेंट टाइप की मेटल हमने यहाँ पर कंसीडर की हुई है, जिस वजह से क्या फॉर्म हो जाता है, अलॉय फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। वैसे हम अलॉयज़ के बारे में अपने पीछे एक यूनिट के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब की जो एटॉमिक रेडियाई होती है, सारी की सारी मेटल्स होती हैं। दूसरी बात, उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो एटम्स की लगभग कंपेरेबल मिल जाती है, जिस रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, उन्हें किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, अलॉयज़ के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही अलॉय बनेंगे। जैसे कॉपर जिंक दोनों ने मिलकर अलॉय बनाया तो ये दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन कॉपर जब टीन के साथ मिलकर बनाएगा तो इस टाइम पे टीन जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये पी ब्लॉक की मेटल एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के अलावा भी दूसरी मेटल्स के साथ भी कंबाइन होकर ये अलॉयज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो ब्रास और ब्रोंज मैंने बताए हैं। इनके अलावा अलॉयज़ आपने एक पीछे जो यूनिट करवाई गई थी उसमें पढ़े थे, उसमें से एक बार दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से अलॉयज़ हैं जो जिनके अंदर डी ब्लॉक की मेटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है,